हेलो फ्रेंड्स, मैं वीर कुमार शर्मा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम चैनल्स के हर सुविधा को, हर सब्जेक्ट को अपने अंदर समेट के चलेंगे, तो मैं आज उसी वायदे को पूरा करूंगा। किस तरह करूंगा ये तो आप समझ ही लेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए जो स्ट्रैटेजी तैयार की है उसमें सबसे पहले हम इंग्लिश को ले रहे हैं। सारी विधाएं ली जाएंगी, सारे सब्जेक्ट्स को इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं और मेरी अधिक से अधिक कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और आपके उपयोगी चीज़ों को आप तक पहुँचाएं। लेट्स स्टार्ट। हम समझते हैं कि आज जो हम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं उसमें आज हमने एक इंडेक्स इस तरीके से बनाई है, इंडेक्सेस एंड देयर कंटेंट्स। और वो इंडेक्सेस में सबसे पहला काम है हमारा ग्रामर, द बेस ऑफ इंग्लिश, द बेस ऑफ लैंग्वेज। ये तो आप जानते हैं कि जब तक ग्रामर नहीं है तो कोई भी लैंग्वेज अपने आप में पूरी नहीं है। यू कैन नॉट कंप्लीट इट विदाउट नोइंग अबाउट ग्रामर। तो ग्रामर के अंदर हम सबसे पहले जो ले रहे हैं वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेस ऑफ द लैंग्वेज। इफ यू नो मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, you can place them in proper order and then you will find your better results. उनको रखना और उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शब्द जहां कभी नाउन है तो वहां दूसरी जगह पर वो वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। कहीं अगर एक नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये ऐसी तमाम बातों को जानने के लिए हमें जानना होगा कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड व्हाट देयर वर्क एंड फंक्शंस। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एलिमेंट्री नॉलेज को हम नहीं समझते कि किसी पहचान की ज़रूरत है कि किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किस नॉन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किस बोर्ड में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे जो वीडियोज़ हैं वो 10 वीडियोज़ हमने निर्धारित किए हैं, क्योंकि इनके इतने ही वीडियोज़ बनते हैं। और नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स a sentence should be changed but the meaning of the sentence should not be changed। यही मोटो है हमारा इसमें, और हम उसको हर तरीके से और आपको सिंपल से सिंपलेस्ट वेज बताएंगे जिनसे कि हम सेंटेंस को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। इजी ट्रिक्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने सोचा भी नहीं है उससे भी कहीं ज्यादा हमने सोच लिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम कैसे इजी कर सकते हैं। और इनके नंबर ऑफ वीडियोस होंगे हमारे 5। और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या कभी सोचा आपने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या यूज किया जाता है, किस जगह और क्यों यूज किया जाता है? बस अभी तक यही समझाया गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आप समझते रहें, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज क्या है डेली लाइफ में? यही तो है बिहेवियर स्टडी। और वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग यू एंड टेलिंग यू how to make a proper use of direct indirect in our daily English. Next है हमारा finding errors. This is the very important, most important part of English. क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। और साथ में ही आज मैं कहता हूं कि सारे बोर्ड्स, ऑल बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स, CBSE, ICSE एंड इवन सारे जो बोर्ड्स हमारे हैं कहीं के भी हों, वो सब उनके अंदर एरर्स की ज़रूरत है, फाइंडिंग एरर्स और उनको करेक्ट करना, मेक देम करेक्ट। और नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द बेस ऑफ इंग्लिश। इफ वन इज गोइंग टू स्टडी द लैंग्वेज, ही मस्ट नो हाउ टू ट्रांसलेट, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। एंड देन इस ट्रांसलेशन के लिए हमने 8 to 10 वीडियोज तैयार किए हैं और हम समय समय पर इनको आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट है सिंथेसिस। यू मस्ट नो दैट सिंथेसिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ संधि। यू हैव रेड अबाउट संधि। संधि मीन्स जोड़ना, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हम मानते हैं कि ये सब जरूरी है, और सिंथेसिस के लिए हमने जो वीडियोस का नंबर दिया है वो 4 है। इन 4 वीडियोस में हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के किस तरह से हम एक सिंपल या एक कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमने जो नंबर्स दिए हैं वो भी 4 हैं।
और नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। तो वी आर गोइंग टू गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स so that you can solve the unseen passes. First, what is the demand of the question? You must know about it. आपको ये तो जानना ही होगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें आप किस क्वेश्चन को पूछा गया है और उसमें उसकी डिमांड क्या है, उसकी नीड क्या है। तो कम से कम जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसकी नीड क्या है, ये ध्यान में रखते हुए जब आप बताएंगे तो आपका आंसर सही होगा। और इसके लिए हमने नंबर ऑफ वीडियोस बताए हैं 2, और मैं समझता हूं कि ये काफी है। और नेक्स्ट टू इट, हाउ टू इंप्रूव ग्लोसरी। मेरे पास तो ऐसे ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको मैं गेम से, जैसे कहते हैं काइंड ऑफ प्ले, अगर हम उन उस तरह से याद करेंगे, मैं उन गेम्स को भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा जिन गेम से हम अपनी ग्लोसरी को इंप्रूव कर सकते हैं। आइए, इसमें हमें कुछ याद करना है और कुछ हम जानते हैं कि इनको खास तौर पर फाउंडेशन, सीए एंड अदर एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। और इसमें है प्रीफिक्स, सफिक्स, होमोफोन्स और होमोनिम्स। और इनके लिए जो हमने वीडियोस तैयार किए हैं वो 4 हैं और मैं समझता हूँ ये पर्याप्त हैं। नेक्स्ट है वर्ब्स। वर्ब्स जिनका कि हम सीबीएसई में भी देखते हैं और भी जगह में ज़रूरत पड़ती है, आईसीएसई में भी है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज एनफ। मैं समझता हूं कि ये सब बताना बहुत ज़रूरी है और नंबर ऑफ वीडियोस इसके लिए 4 हैं। और ये जो मैंने बताया था कि आपको एलिमेंट्री नॉलेज और ऑल बोर्ड सीबीएसई और ये एग्जामिनेशंस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, फाउंडेशन, सीए और यूपी पैट, टेट, सी टेट, सुपर टेट, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, इसमें अभी जो नेक्स्ट चीज़ है, चूँकि मैंने अभी तक आपको ग्रामर के बारे में बताया था, अब आप देखें तो ये हमारा राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें हमें सब कुछ अपने बड़े एक प्लान तरीके से काम करना पड़ता है। और इसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो है नोटिस राइटिंग। हम इस नोटिस राइटिंग को के लिए केवल एक सिंगल वीडियो तैयार करेंगे जिससे कि आपको नोटिस राइटिंग हर तरीके का, इसके बहुत से वेराइटीज़ हैं और बहुत सी तरीके हैं, वो सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, ये 2 प्रकार के हैं, 2 तरह के हैं, 2 टाइप हैं इनके, क्लासिफाइड और डिस्प्ले। इनके लिए भी हमने 2 वीडियोस तैयार किए हैं, अलग अलग तरीके के हैं वो। और इनविटेशन, एज यू नो इनविटेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनके साथ में डिनायल भी होगा और एक्सेप्टिंग भी होगी। और साथ में इसके लिए हमने जो वीडियोस तैयार किए हैं, 2 वीडियोस हैं। इन दोनों वीडियोस में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशंस के बारे में बताया जाएगा। इनको हम कैसे सेट करेंगे और कैसे उनको लिखेंगे। एक सेट प्लान होता है, एक सेट पैटर्न होता है, बस हमें उसी पर चलना है। आप देखेंगे कि उससे आपको, अगर सेट पैटर्न से आप लिखते हैं तो आपको कितने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि मैं बोर्ड एग्जामिनर भी रहा हूँ और एक्स HOD भी रहा हूँ कई जगह, तो फिर ये तो बात फैक्ट है कि मैं इनके बारे में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जानता हूँ। तो बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम सब काम करेंगे। और पोस्टर मेकिंग, दिस इज ऑल्सो ए शॉर्ट कंपोजिशन। और शॉर्ट कंपोजिशन में पोस्टर राइटिंग के लिए एक वीडियो तैयार किया जाएगा। और लेटर राइटिंग, क्योंकि लेटर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेदर इन आवर डेली लाइफ, और वी आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशंस। इनमें फॉर्मल, इनफॉर्मल और जॉब एप्लीकेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स। फॉर्मल, as they are composed for the higher authorities and very reputed persons of the society. And next है informal, for our relatives, kith and kins, friends and so. Job application, this is really a very important part, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन से हम एक जॉब लेने जा रहे हैं और उस जॉब पर एक इफेक्ट पड़ता है। हमारा फर्स्ट एक इंप्रेशन होता है, क्योंकि वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर, बट अवर जॉब एप्लीकेशन इज देयर जस्ट बिफोर द डेस्क, एंड इट विल प्रूव हाउ टैलेंटेड वी आर। और नेक्स्ट है स्पीच, और इसके लिए जो लेटर्स के लिए हमने तैयार की थी वो 2 वीडियोस मैं समझता हूँ काफ़ी हैं, और स्पीच के लिए सिंगल वीडियो।
नेक्स्ट है डिबेट। डिबेट, चूंकि आप जानते हैं डिबेट में फॉर एंड अगेंस्ट में मोशंस होते हैं, उनको हम किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन देते हैं और किस तरह से हम उनको स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डिबेट के बाद है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग एक बहुत ही प्लान तरीके से शुरू किया जाएगा। उनको हम चाहते हैं किस तरह से हम उनका यूज़ करें और किस तरह हम उनके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करें, एक प्रोवर्ब से लेकर के या किसी इडियम से लेकर के किसी एक बहुत बड़े ग्रेट पर्सन के एक स्टेटमेंट से या कोटेशन से हम एलुजन्स को लेकर के भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसकी लेंथ क्या होना चाहिए, इसकी लैंग्वेज किस तरह की होगी, ये सब आर्टिकल राइटिंग में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है मैसेज राइटिंग। मैसेज मस्ट बी ब्रीफ बट पर्पजफुल। यही बात है हमारे ईमेल के साथ में। ईमेल हमारा जो है एक हमारी आइडेंटिटी पेश करता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। ईमेल पर्पजफुल हो, फ्रूटफुल हो और हमारे सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ब्रीफ हो, नट सेल में ख़त्म होती हूँ, इसको ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए हम केवल एक सिंगल वीडियो तैयार करेंगे और स्टोरी राइटिंग के लिए भी सिंगल वीडियो है, क्योंकि स्टोरी राइटिंग आपको जब क्लूज दिए होते हैं, क्लूज के आधार पर आपको उनके बेसिस पर आपको एक स्टोरी तैयार करनी होती है। तो स्टोरी राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आप देखते हैं आईसीएसई बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी है और इवन अदर बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स में भी ऐसा हो सकता है कि राइटिंग, स्टोरी राइटिंग आती हो। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग तो बस जैसे कि हम समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स में किस तरीके से रिपोर्ट दी जाती हैं या किसी भी घटना, किसी भी बात, किसी भी ओकेजन के लिए या किसी सेलिब्रेशन के लिए बाद में क्या लिखा जाता है, दिस इज रिपोर्ट राइटिंग। और उसको किस तरह से, किस टेंस में, कैसे हम उनको डिस्क्राइब करेंगे, ये सब ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक डायरी राइटिंग का था। जो डायरी राइटिंग में आप जानते हैं कि डायरी राइटिंग में जो हम लिख रहे हैं वो नैरेटिव स्टाइल होता है और नैरेटिव स्टाइल में इसमें हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं और हम डायरी को एक थर्ड पर्सन मान करके चलते हैं और उसको जैसे कि हम अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, वी आर टेलिंग द स्टोरी टू समवन एंड हु इज जस्ट प्रेजेंट बिफोर अस, और वो डायरी राइटिंग। और इसके लिए हम एक सिंगल वीडियो बनाएंगे और उससे आपको बताएंगे कि हम डायरी राइटिंग कैसे करेंगे। और ये बात है कि सारे बोर्ड्स, ऑल स्टेट बोर्ड्स, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हैविंग डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश एग्जाम्स, इन सभी में इनकी ज़रूरत पड़ती है। और हम यहाँ तक के देख सकते हैं कुछ ऐसे, मैं एग्जाम्पल के तौर बता दूँ, एसएससी एंड अदर पब्लिक सर्विस एग्जाम्स में इन सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इन सब के लिए प्रिपेयर करना और इन सबको प्रिपेयर। हाँ मित्रों, अब मैं ये बता दूँ आपको, स्पोकन इंग्लिश, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि स्पोकन इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर डेली लाइफ। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं गिल्टी कॉन्शियस फील करते हैं। ऐसा क्यों? कि शायद हम उन लोगों के बीच में हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये डर आपको निकालना तो पड़ेगा ही। हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमें स्पोकन इंग्लिश का भी पार्ट को लेना था और इसके लिए मैंने लगभग 50 to 60 वीडियोस लिए हैं जिनसे कि आपको इन सारा मैटर जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है वो सब इसको कवर करेगा। इसमें हम सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन बताएंगे, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन अगर हमको आता है तो हम फिर उसको अपने तरीके से बना सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग क्या है? एक डबल ट्रांसलेशन है। फर्स्ट टू बी ग्रास्प द सेंटेंस, सबसे पहले हम सेंटेंस को ग्रास्प करते हैं, पहले पकड़ते हैं और उसको अपने दिमाग में उसको समझते हैं। We define it in our mind, then we prepare a sentence, a question, an answer, and our reply is already made in the mind. हमारे माइंड में बनता है वो रिप्लाई उसका, और फिर हम उसको तैयार करके उसको सामने उसका जवाब देते हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तो सेंटेंस फॉर्मेशन पर ही डिपेंड करेगा। बहुत से लोग कहते हैं डायरेक्ट आप बोलो, हाउ इज इट पॉसिबल? This is not all possible. तो you must know about the sentence formation. तो ये हमारा elementary knowledge for form framing and formation and how to pronounce English. जब हम इंग्लिश को प्रोनाउंस करना नहीं जानेंगे, वर्ड मीनिंग्स नहीं आएंगे, उनको हमें प्रोनाउंस करना नहीं आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनको हम प्रोनाउंस करने के बारे में बताएंगे कि मीनिंग को कैसे, किसको कैसे कैसे बोला जाता है। और इसके बाद है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग, विदाउट लिसनिंग आप बोल ही रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं ना किसी को,
सुनना तो बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो लिसनिंग स्किल भी हमें बढ़ाना है, वो इसलिए आपको बताएंगे, उसके टेक्स्ट और उसके कुछ कमेंट्स देंगे जिनसे आप अपनी लिसनिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। कन्वर्सेशन स्टाइल, कि हमारा स्टाइल क्या रहेगा, कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, कैसे हाउ कैन वी स्टार्ट ए कन्वर्सेशन ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। सिचुएशन बदलती हैं, स्टाइल बदलता है, डायलॉग्स बदलते हैं, और हमारे उनके जो जिस तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस आपस में बात करते हैं और वो अपने डायलॉग्स को बोलते हैं, वो आप कैसे करेंगे। तो इसके बाद है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन वेरियस प्लेसेस। ये भी बात है, सिचुएशन बदलेगी और आप किस तरह से अपने मूड को और अपनी स्टाइल को बदलेंगे, ये भी आपको बताएंगे। और इसके बाद में फेसिंग इंटरव्यूज़, उनके लिए जो व्यक्ति खास तौर पर जॉब सीकर्स हैं, जॉब सीकर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि वेर एवर दे गो दे हैव टू फेस द इंटरव्यूज़। जहाँ कहीं भी जाते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है इंटरव्यू, और वहाँ पर जाकर के अगर आप डिस्करेज होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, तो आप इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे। इसके लिए आप तैयार हों मेंटली, फिजिकली नहीं। फिजिकली तो आप फिट होंगे ही जब आप वहाँ जा ही रहे हैं, लेकिन आप मेंटली किस तरह से आप बोलेंगे, आप अपना स्टाइल कैसे रखेंगे, आपके मैनर्स क्या होंगे। वी विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस एंड विल टेल हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय सम अदर पर्सन। इसके बाद में आता है ग्रुप डिस्कशन। जीडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम उस ग्रुप का हिस्सा हैं जहाँ पर कि कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई टॉपिक है, उसमें हम बात करते हैं और अपने व्यूज़ रखते हैं, और क्विज़ है जो आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार करती है। हाँ तो मित्रों, मैं लिटरेचर के बारे में बता रहा था क्योंकि हमें अब लिटरेचर का पार्ट लेना है। इंग्लिश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लिटरेचर। दुनिया के तमाम बोर्ड्स में लिटरेचर तो आता ही है, और हम लिटरेचर जो ख़ास तौर पे इंडिया में दो जो बड़े बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इनमें एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, और इन प्रेस्क्राइब्ड बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। नाइन्थ क्लास में मोमेंट है और बी हाइव्स हैं, दो बुक्स हैं। इन दोनों बुक्स में जितने भी लेसन आएंगे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनका इंटरप्रिटेशन भी आपको समय समय पर देते रहेंगे। और इसके बाद जो 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसके बारे में भी हम हर लेसन को अच्छी तरीके से और हम डीप तक ले जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे और आपको अच्छी तरह से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। 11th क्लास में स्नैपशॉट हॉर्नबिल है। इन दोनों बुक्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह आपको इसमें आंसर्स देने होते हैं, और इनका जो लेसन का समरी है या और भी जो चीज़ें हैं, वी शैल डिफाइन दैम। और लास्ट में हमारे पास जो 12th क्लास है, इसमें फ्लेमिंग और विस्टास है। फ्लेमिंग और विस्टास, इन दोनों के अंदर जो लेसन्स हैं उनके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, और इनके लेसन का क्या मोटिव है, क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ तक कि हमारी जो सारी कंप्लीट एजुकेशन है वो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में होगी। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में इसको लेंगे, जिससे कि हमारे दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो केवल हिंदी चाहते हैं उन्हें हिंदी मिल जाएगा, और जो केवल इंग्लिश चाहते हैं उन्हें इंग्लिश मिलेगा। लेकिन आंसर देने के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि जो ईजीएस्ट लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, छोटे सेंटेंसेस का यूज़ किया जाए, जिससे कि वो बच्चों को देने में प्रॉब्लम ना हो, और लैंग्वेज भी स्टैंडर्ड होगी, हर तरीके से उनका पर्पज़ हल करेगी। और इसके बाद में ये हमारे पास जो खास 5 पॉइंट्स हैं, हम इनके बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं। कि पहला तो हम हर लेसन की समरी, मेरा मतलब है चैप्टर समरी, विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। और उसके बाद में सेंस ऑफ टाइम फ्रेम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी लेसन जब लिखा जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई बैकग्राउंड होती है और उसका अपना कोई मोटिव होता है। ये ज़रूरी है, क्योंकि जो राइटर है, जो पोइट है, वो किसी बैकग्राउंड से प्रभावित है और उससे इन्फ्लुएंस्ड है, और फिर उन बातों को अपने दिमाग में रखते हुए उस लेसन को तैयार किया है। बस ये सेंस ऑफ टाइम फ्रेम उसी बात को क्लियर करेगा। जैसे कि हम अभी देख सकते हैं, लास्ट लेसन नाम का एक लेसन है जो 12th के बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन माना जाता है। उसमें उसने ये बताने की कोशिश की कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ वी आर लूजिंग आवर लैंग्वेज, इट मीन्स वी आर लूजिंग आवर फ्रीडम। इसी तरह से हम नेक्स्ट हमारा है, इसमें फ्रेजेज एंड डिफिकल्ट वर्ड्स जो लेना बहुत ज़रूरी है।
चूँकि जब फ्रेजेस और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो उनका उस जगह मतलब कुछ अलग हो जाता है, और ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। मोटिव ऑफ क्वेश्चंस एंड द फ्रेमिंग देयर आंसर। मोटिव का मतलब है कि उस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, उसका मोटिव क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें इसी को क्लियर करना है। और इस फोर्थ पॉइंट में हम इसी चीज़ को लेंगे। और फिफ्थ पॉइंट में मैसेज ऑफ द लेसन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी का ऐसा लेसन को लिखा है लेकिन उसके लिए उसका मकसद क्या था, उसका मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाहता है समाज को, क्या बात कहना चाहता है, ये मैसेज ऑफ द लेसन से ही क्लियर होगा। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इंडाइसेस और वो उसके कंटेंट्स के बारे में, तो बात क्लियर थी कि हम क्या क्या आपको देख रहे हैं, उसमें कंटेंट्स में क्या क्या आएगा। लेकिन इसके बाद भी चूँकि ये सफ़र अब हमें तय करना ही है और आपके साथ ही शुरू करेंगे और आपके साथ ही इसका एंड होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ क्या हमें ये बात करनी चाहिए कि भाई हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, चूँकि हर चीज़ को बनाने, हर प्लान को सक्सेस करने के पीछे उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। और इस स्ट्रेटजी में हमने ये 50% जो रखा है वो प्योर लर्निंग के ऊपर रखा है। प्योर लर्निंग वो चूँकि बेस है, हमारे इंडियन कल्चर में यही चीज़ है कि हम सबसे पहले लर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और लर्निंग हमारा बेस है। और इस तरह से हम 50% उसी पर ध्यान देंगे। इजी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर हमारा डिफ़िकल्ट और काफ़ी टिपिकल हुआ तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि लोग समझ भी ना पाएंगे। और फिर व्यूअर्स फ्रेंडली, इतना जो कुछ है वो सब व्यूअर्स फ्रेंडली के ऊपर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट टू स्टडी मटेरियल ऐसा हो जिसे हमारे व्यूअर्स आसानी से समझ सकें और उसको अपने दिमाग में उसको स्टोर करके रख सकें, क्योंकि जितना कुछ स्टोरिंग हो सकता है वो केवल एक अच्छे मटेरियल से ही संभव है और बाकी किसी चीज़ से पॉसिबल नहीं है। 30% जो हमारा है, जो पार्ट इस आप पाई चार्ट के अंदर जो देख रहे हैं, ये 30% वाला जो पार्ट है ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर है। क्योंकि बिना प्रीवियस क्वेश्चंस के और सॉल्विंग के हमें एक पहले ज़रूरत होती है कि हम उसको प्रैक्टिस करें, उस पर ध्यान दें कि क्या चीज़ें पहले आ चुकी हैं और किस टाइप का पैटर्न होगा और क्या करना है हमको। एंड दिस इज जस्ट द स्ट्रेटजी ऑफ आवर ओन। नेक्स्ट है उसमें असाइनमेंट सॉल्विंग। असाइनमेंट सॉल्विंग इसलिए कि जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद में उसके सॉल्यूशंस भी हम आप तक प्रोवाइड कराएंगे। और नेक्स्ट है हमारा एरर्स फाइंडिंग। और एरर्स फाइंडिंग का मतलब है कि जो ड्रॉबैक्स हैं, जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स हैं वो भी आने चाहिए, या जिन चीज़ों में कमियां रह गई हैं उन सबको पूरा करने के लिए एरर फाइंडिंग नाम का हम एक टॉपिक अलग से रखते हैं, जिसमें कि हम तरह तरह की चीज़ों से किसी तरह से आपके सॉल्यूशन को पूरी तरह सॉल्यूशन को आपको इजी मैटर्स में इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा वो है स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स विच आर 20% बट दे आर लाइकली 30%। एग्जैक्ट द ओवरऑल दिस इज 110%। इस तरह से जो 110% होता है, क्योंकि ये टिप्स और ट्रिक्स जो है आपके सारे मैटर को बहुत इजी और बहुत ही ब्रीफ और नट सेल में तैयार करके आपको रख देती हैं। आपकी ज़्यादा मेहनत तो हो ही नहीं सकती, बस आप उन ट्रिक्स और टिप्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे चीज़ों को, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद में मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूं, और वो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे सभी व्यूअर्स इस बात को समझ सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। और जहां तक हो सकता है कि बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम उसके साथ साथ आपके कमेंट्स के भी प्रतीक्षा है हमको। आप चाहते हैं आपके जो कमेंट्स हमें मिलेंगे, उन कमेंट्स के आधार पर हम अपनी स्टडी मटेरियल को या अपनी प्रेजेंटेशन को या अपने जो हमारा मैटर है हम उसको आप तक और इजी और यूज़फुल और बहुत ही उम्दा तरीके से आपके सामने पेश कर सकेंगे।